दुनिया में तेरे इश्क की चर्चा ना करेंगे, मर जाएंगे लेकिन तुझे रुसवा ना करेंगे। मेरी निगाहों से तुझे गिला है तो जा, दूर से भी अब तुझे देखा ना करेंगे। मैं आरपी शर्मा रिदम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज तो दोस्तों अपनी आज हिंदी की फर्स्ट क्लास है। आज से अपने हिंदी में फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो अपने हिंदी की क्लास है वो कंटिन्यू रहने वाली है। और जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जितने भी जैसे एसआई है, आरएस मेंस है या सीईटी है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, जिनके अंदर भी हिंदी सब्जेक्ट लगता है, उन सभी के अंतर्गत आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ये क्लासें स्टार्ट की जा रही है। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वर्णमाला या वर्ण विचार। तो ये एक हिंदी का बेसिक टॉपिक है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है वर्णमाला का। वर्णमाला या वर्ण विचार। वर्णमाला क्या होती है? माला होती है, जैसे मोती होते हैं, उनको एक धागे में पिरोते हैं तो एक माला बनती है। इसी प्रकार अपन वर्णों की माला बनाएंगे, यानी वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो वह वर्णमाला कहलाएगी। जैसे वर्णमाला के लिए यहाँ पर वर्ण शब्द आ रहा है, तो वर्ण क्या होते हैं ये सबसे पहले जानना इम्पोर्टेंट होता है। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे कोई लैंग्वेज है उसकी स्मॉल यूनिट होती है, उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वैसे बात करें अपन ध्वनि की, तो ध्वनि क्या होती है? आवाज, जैसे साउंड, ध्वनि। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। जैसे अपन मौखिक रूप यानी अपन जो बोलते हैं उसका मौखिक रूप से जो लैंग्वेज होती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि कहलाती है। जबकि अपन बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में वर्ण होती है और मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं शब्द की। शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है? भाषा की सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। मतलब भाषा की सार्थक इकाई यानी सार्थक का अर्थ है अर्थ सहित जिस शब्द का इकाई का अर्थ निकलता हो कुछ ना कुछ, वह वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। शब्द सप प्लस द शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सप का मतलब होता है अर्थ और द का मतलब होता है देने वाला। अर्थात अर्थ देने वाला क्या कहलाता है? शब्द है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो शब्द है, इसमें यहाँ पर तो ब है, लेकिन आपने यहाँ पर प क्यों कर दिया इसके टुकड़े करते वक्त? तो इसके अंतर्गत क्या है कि व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के अंतर्गत क्या होता है? इसमें व्यंजन संधि क्यों है? क्योंकि व्यंजन संधि के अंतर्गत जो प वर्ग है, प वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? उसके अंतर्गत आते हैं प है, फ है, ब, भ और मैं, इसके अंतर्गत आते हैं। जो ये तीसरा वर्ण है प, इसको जब अपन टुकड़ों में तोड़ते हैं तो ये प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी तीसरा वर्ण है अपना भ, उसको अपन ने किस में बदल दिया? उसको प्रथम वर्ण प में बदल दिया। तो उसके बाद इसके अंतर्गत क्या हुआ? सब का क्या हुआ? सप हो गया यहाँ पर, और द का मतलब होता है देने वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया? शब्द का मतलब क्या हुआ? अर्थ देने वाला। उसके बाद अपन बात करते हैं वाक्य की। वाक्य क्या होता है? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। मतलब पूर्ण सार्थक इकाई का मतलब जिस वाक्य से पूर्ण अर्थ निकलता हो उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। भाषा की वो पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। जैसे वर्णमाला की बात करें तो अपन ने वर्ण के बारे में पढ़ा था, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्ण है उनका व्यवस्थित समूह होगा, वह वर्णमाला कहलाएगी। अर्थात वर्णों को व्यवस्थित समूह में रखना वर्णमाला कहलाता है। जिस प्रकार अपन यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कमला है, कमला के अंतर्गत अपन बात करें तो इसके अंतर्गत कौन से वर्ण है? इसमें अंतर्गत क है, प्लस ए है, मैं है, प्लस ए है, प्लस ल है, प्लस आ है। ये जो स्वर और व्यंजन है ये अपने क्या है? वर्ण है। इनका एक व्यवस्थित क्रम है, जिससे इसका शब्द का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है? एक वर्णमाला है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं मात्रा की। मात्राएं क्या होती है? उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाती है। जैसे अपन अभी वाक्य बोल रहे हैं, जिनका उच्चारण कर रहे हैं, ध्वनि आ रही है, उन उच्चारण करने में जो शब्दों या वाक्यों में जो समय लग रहा है उच्चारण करने में, वो उसकी मात्राएं कहलाती है। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाती है। मात्राओं की संख्या होती है 10, जबकि जो अस्वर है उसकी मात्रा अदृश्य होती है।
ये अदृश्य का मतलब ए स्वर है वो अपने को दिखाई नहीं देता, जबकि जो 10 स्वर बचे हैं वो अलग, वो उनकी मात्राएं अपने को दिखाई देती है और मात्राएं 10 होती है, और ए है वो अदृश्य मात्रा है। जबकि अपन बात करें कि जैसे स्वरों की, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है 11, और मात्राएं कितनी है 10। जो ए स्वर है वो क्या है अदृश्य है, और बाकी जो 10 स्वर है वो दृश्य है, यानी उनकी कुछ ना कुछ मात्राएं होती है। जैसे अपन बात करेंगे जैसे क प्लस ए करे तो इसका अपने पास क्या आ रहा है क आ रहा है, इसके कारण ए है जो यहाँ पर क्या है अदृश्य है। जबकि अपन बात करें जैसे क प्लस आ की बात करें तो अपने पास क्या होता है का होता है, का होता है मतलब आ की मात्रा अपने को यहाँ पर दृश्य है। इसलिए जो और स्वर है जैसे ई है ऊ है उन सब की मात्राएं अपने को दिखाई देती है, इसलिए वो दृश्य है। और जो ये ए स्वर है इसकी मात्रा दिखाई नहीं देती, इसलिए ये क्या है इसमें अदृश्य है। तो अपन ने क्या पढ़ा, वर्णमाला के अंतर्गत अपन ने चर्चा की वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होता है, उनमें शब्द के अंतर्गत कौन सी संधि है, मात्राएं क्या होती है, वर्ण क्या होता है, वर्णों का समूह क्या होता है, इनके बारे में चर्चा की। ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। हाँ तो दोस्तों अपन आप बात करने वाले हैं जो वर्णमाला पढ़ रहे थे वर्णों के बारे में, तो वर्णों के भेद के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। वर्णों के भेद कितने होते हैं, वर्णों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, स्वर होते हैं ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, और व्यंजन क्या होते हैं जैसे क ख ग घ इत्यादि। इसके बाद जैसे स्वर की बात करें तो स्वरों में क्या होता है प्राणवायु क्या होती है, प्राणवायु श्वसन, श्वसन अपनी जो श्वास लेते हैं उसमें जो वायु अपन शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं वो इसमें बाधित नहीं होती है। मतलब जब अपन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु जो है वो बाधित नहीं होती है, जबकि अपन जब व्यंजनों का उच्चारण करते हैं कंठों से तो उनमें प्राणवायु बाधित होती है। अब बात करते हैं जैसे स्वर है, स्वर क्या होता है उनका उच्चारण स्वतः हो जाता है ए आ, जबकि जो व्यंजन है उनका उच्चारण स्वतः नहीं होता है। मतलब जैसे क है ख है इनको अलग अलग बोलना पड़ता है, जबकि इनका स्वर है उनका उच्चारण स्वतः हो जाता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, संख्या में स्वर होते हैं 11 प्रकार के, यानी स्वरों की संख्या कितनी है 11। जबकि अपन मात्रा की बात करें तो इनकी मात्राएं होती है 10, और जो है वो अदृश्य है, इसके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर ली। और जैसे में मूल व्यंजनों की बात करें, मूल व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं। मूल व्यंजन कितने हैं 33, जिसके अंतर्गत क है क वर्ग च वर्ग ज वर्ग ट वर्ग त वर्ग य र ल व है और स ये सभी मूल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद अपन बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण की। अपन ने वर्णमाला वर्णों के भेद पढ़े हैं, स्वर और व्यंजन। इसके आधार पर अपन बात कर रहे हैं जो स्वर है उनके वर्गीकरण की बात करते हैं अपन। तो स्वरों का वर्गीकरण अपने हेडिंग लगाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण है वो उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं तो स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर है। जैसे कंठ्य है, तालव्य है, औष्ठ्य है, मूर्धन्य है। जैसे कंठ्य है तो कंठ से कौन कौन से स्वरों का उच्चारण होता है, कंठों से होता है ए का उच्चारण होता है, आ का होता है। जैसे अपन बोल के भी देख सकते हैं, जैसे ए आ इन स्वरों का अपन उच्चारण करते हैं तो इनको कंठों से होता है। जबकि कंठ के बाद अपन तालव्य की बात करें, तालवा की बात करें तो तालव्य से किन वर्णों का स्वरों का उच्चारण होता है, ई का और बड़ी ई का, मतलब ई और ई का। उसके बाद औष्ठ्य, औष्ठ्य मतलब होठों से किन स्वरों का उच्चारण होता है, उ और ऊ का। मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धन्य अपन जो दांत होते हैं उनसे ऊपर अंदर जो खुरदरा सतह होती है उसको मूर्धन्य कहते हैं। और जब अपन री का उच्चारण करते हैं तो अपनी जीवा है वो वहाँ पर टकराती है खुरदरी स्थान पर, तो इस कारण वो मूर्धन्य भाग कहलाता है। इस कारण री क्या है अपना मूर्धन्य है। उसके बाद अपन बात करते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य कौन कौन से स्वर है, ए है, आई है। ए और आई क्या है, कंठ तालव्य स्वर है। कंठ तालव्य स्वर किस प्रकार है ये, जैसे इसमें एक है, ए कौन सा स्वर है, कंठ्य है, और ई कौन सा है, तालव्य है। और ए और ई मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, आई का, इसलिए ये आई क्या है, कंठ तालव्य स्वर है। इसके बाद अपन बात करते हैं आई का, तो इसमें आ और आई मिलके क्या आई का निर्माण करते हैं, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, ये भी एक कंठ तालव्य स्वर है।
इसके बाद अपन बात करते हैं कंठोष्ठे। कंठोष्ठे क्या होता है, इसके अंतर्गत कंठे स्वर आएंगे और ओष्ठे स्वर यानी होठों से बोले जाने वाले स्वर आएंगे। तो कंठोष्ठे स्वर कौन कौन से कहलाते हैं अपने, ओ और औ। ओ के अंतर्गत अपन बात करें तो देखते हैं ओ किन किन स्वरों से मिलकर बना होता है। ओ मिलकर बना है, जैसे ऐसे बना है, उससे बना है। तो ए तो इसमें क्या है, कंठे वर्ण है, और वो है वो ओष्ठ्य वर्ण है। और कंठे और ओष्ठ्य वर्ण मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, कंठोष्ठ्य स्वरों का। तो कंठोष्ठ्य स्वर कौन कौन से हैं, ओ है और औ है। औ किन शब्दों से, स्वरों से मिलकर बना हुआ है, आ प्लस ओ से। आ और ओ मिलके औ का निर्माण करते हैं। आ तो है कंठों से उच्चारण होने वाले, और जो औ है वो होठों से उच्चारण होने वाले स्वर है। इन स्वरों से मिलके औ का निर्माण हो रहा है। ये कौन से स्वर है अपने, कंठोष्ठे। तो अपन जैसे देख पा रहे हैं, जैसे उच्चारण स्थान की बात करें या उच्चारण शब्द की बात करें, तो उच्चारण शब्द के अंतर्गत क्या है, ये उत प्लस चारण शब्द से मिलकर बना हुआ है। जो इसमें ये उत है, ये हिंदी का क्या है, उपसर्ग है। चारण शब्द के आगे ये उत उपसर्ग लगने के से उच्चारण शब्द का निर्माण हुआ है। उत हिंदी का उपसर्ग है, और ये जो च वर्ण के बाद आधा च वर्ण आता है, तो ये इसमें च वर्ण किस में परिवर्तित हो जाता है, त में। तो इसमें कौन सी संधि होती है, यह नियम व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो उच्चारण शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं कि जैसे स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं अपन, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये कौन कौन से हैं, कंठे है, तालव्य है, ओष्ठ्य है, मूर्धन्य है, कंठ तालव्य है और कंठोष्ठ्य है। हाँ, तो अपना चल रहा था स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत अपने उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ लिया। अपना दूसरा नंबर का वर्गीकरण है वह ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ क्या होता है, एक तत्सम शब्द है, और जो होठ होता है वो ओष्ठ का ही तद्भव रूप है। यानी ओष्ठ जो है वो तो तत्सम शब्द है और होठ है वो तद्भव शब्द है। होष्ठ प्लस आकृति, होठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। वो कितने प्रकार से किया गया है, वो दो प्रकार से किया गया है। एक कौन सा है, इसमें वर्ताकार है, और दूसरा कौन सा है, अवर्ताकार। वर्ताकार उसे कहते हैं, जैसे गोलाकार को क्या कहते थे अपन, वर्ताकार। ये वर्ताकार का दूसरा नाम क्या है, वर्तुल। वर्ताकार स्वरों के अंतर्गत संख्या कितनी है, 4 है। होठों की आकृति के आधार पर अपन स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। इनमें वर्ताकार के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं। वो कौन कौन से है, वो उ है, उ है, ओ है, औ है। इन स्वरों को बोलते वक्त अपने जो होठ है वो वर्ताकार आकृति में आएंगे, जबकि ये जो और स्वर है, ये 7 स्वर है, उनको बोलते वक्त अपने होठ है उनका प्रसार होगा, मतलब वो फैल जाएंगे, वो गोलाकार आकृति में नहीं आएंगे। अवर्ताकार का मतलब क्या है, उनका प्रसार होगा। उनकी संख्या कितनी है, वह 7 स्वर है। 7 स्वर कौन कौन से हैं, वह एक ए है, आ है, ई है, ई है, री है, ए है, आई है। जो ये स्वर है अवर्ताकार स्वर है, ये सातों कौन कौन से, ए, आ, ई, री, ए, आई। इसके बाद अपन बात करते हैं जो ये ओ और औ है। ओ और औ को अपन क्या कह देते हैं, और औ को अपन कह देते हैं अर्धवर्ताकार स्वर। हाँ, तो दोस्तों जो अपने स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था उसमें अपन तीसरे वर्गीकरण की बात करते हैं। तीसरा वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, स्वरों का उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। उनको 3 प्रकार से किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर अपन बात करें तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ये 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व का मतलब होता है लघु, लघु का मतलब छोटे स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो एक मात्रिक स्वर होते हैं, ये मूल स्वर होते हैं और इन्हें शुद्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करें दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी बड़ा। दीर्घ यानी क्या होता है, बड़ा। और इसमें जो गुरु शब्द है इसका अर्थ भी यहाँ पर क्या हो रहा है, गुरु स्वर का मतलब बड़ा। इसके अंतर्गत कितनी मात्राएं आती है, इसके अंतर्गत 2 मात्रिक होते हैं, यानी द्विमात्रिक होते हैं। ये जो प्लुप्त स्वर होते हैं वो संस्कृत भाषा के हैं और त्रिमात्रिक होते हैं। इसके अंतर्गत ओम और अरे, इन 2 शब्द व इत्यादि शब्दों को जोड़ा गया है जो प्लुप्त स्वर होते हैं। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर लघु स्वर और दीर्घ स्वर की। तो लघु स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं 4 स्वर आते हैं। वो 4 स्वर कौन कौन से हैं, वो 4 है। एक तो ए है, ई है, उ है और री है। ये जो स्वर है चारों वो लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। जबकि अपन बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, वह 7 स्वर आते हैं। वह 7 कौन कौन से स्वर है, वो है आ है, ई है, उ है,
ए है, ऐ है, ओ है, औ है। ये जो स्वर है वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इन दीर्घ स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है इनका सजातीय स्वर, इनको क्या कहते हैं, संधि स्वर, और दूसरा इनको बांटा गया है विजातीय स्वर या संयुक्त स्वरों के अंतर्गत। जब अपन सजातीय स्वर या समान जाति के स्वरों की बात करें तो उसके अंतर्गत 3 स्वर आते हैं। वो 3 स्वर कौन कौन से हैं? उसके अंतर्गत आ है, ई है, ऊ है। आ सजातीय स्वर के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि ये ए और ए से मिलकर बना हुआ है, यानी ये समान स्वरों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए सजातीय स्वरों के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार ई और ई से भी समान स्वर है और ऊ और ऊ भी समान स्वर है। इन स्वरों से ई और ऊ का निर्माण हो रहा है, यानी समान स्वरों से जब मिलकर किसी स्वर का निर्माण हो वह सजातीय स्वर होते हैं। जबकि अपन बात करें विजातीय स्वर, यानी दो असमान स्वरों से मिलकर किसी सब स्वर का निर्माण हो तो वह कौन सा स्वर कहलाता है? वह विजातीय स्वर। विजातीय यानी विभिन्न जातियों के स्वर। इसके अंतर्गत जब अपन बात करें एक की बात करें तो एक किन किन स्वरों से मिलकर बना है? ए और ई स्वर से मिलकर ए स्वर का निर्माण होता है। आ और ए स्वर मिलके ऐ स्वर का निर्माण होता है। ए प्लस ऊ मिलके औ स्वर का निर्माण होता है। और औ स्वर की बात करें अपन तो औ किन से मिलकर बना होता है? आ और ओ से। जो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ जो विजातीय स्वर है, यानी यहाँ भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर स्वर का निर्माण हो वह विजातीय स्वर के अंतर्गत आएंगे, और समान स्वरों से मिलकर जब किसी स्वर का निर्माण हो वह सजातीय स्वर के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार जो दीर्घ स्वर है इसको 2 भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो ये 7 स्वर आते हैं, इन 7 स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। वह सजातीय स्वर या संधि स्वर है, और जो दूसरा है वो विजातीय और संयुक्त स्वर है। हाँ, तो अपन देखते हैं कि जैसे ये सजातीय स्वर है और विजातीय स्वर है, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? अपना क्वेश्चन क्या है? सजातीय स्वरों से संबंधित। तो इनसे एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। जैसे सजातीय स्वरों में जो ये सजातीय स्वर है इनमें अनुचित युग्म देखना है अपने को। अनुचित युग्म कौन सा है ये अपने को क्वेश्चन है, उसको हल करना है। 1 नंबर पे अपन बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है? ए आ है। 2 नंबर ऑप्शन की बात करें तो अपन उसमें है ई है। 3 नंबर ऑप्शन की बात करें तो ऊ है और ऊ है। और 4 नंबर ऑप्शन की बात करें तो ए है और ऐ है। मतलब ये अपने पास जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अपने ये क्या पूछ रहा है? सजातीय स्वर में अनुचित यानी जो सजातीय स्वर नहीं है। तो सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? आद भी सजातीय स्वर है, आ भी सजातीय स्वर के अंतर्गत आ रहे हैं, ई भी सजातीय स्वर के अंतर्गत आ रहा है, और ऊ भी जो है वो सजातीय स्वर के अंतर्गत आ रहे हैं। यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तो ये तीनों तो सजातीय स्वर है। इसके अलावा जो ये डी बच रहा है वो क्या है? विजातीय स्वर के अंतर्गत आ रहा है। ये तो इसमें सजातीय स्वर का अनुचित युग्म कौन सा होगा? वो होगा डी, यानी ए और ऐ है जो विजातीय स्वर के अंतर्गत आने के कारण ये अनुचित युग्म है। तो इसका आंसर होगा डी। इश्क के पर्चे बहुत है, इश्क के चर्चे बहुत है, इश्क हमने भी करके देखे, इश्क में खर्चे बहुत है। तो इसी के साथ अपना जो स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था वो स्वरों के वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, वह मुख्य होस्टों के आधार पर, वह उच्चारण स्थान के आधार पर हो चुका है। जबकि अपन बात करें अपना जो 4 नंबर है वर्गीकरण वो मुख्य विवर के आधार पर है, और जो 5 नंबर है अपना जो स्वरों का वर्गीकरण वो जीवा की सक्रियता के आधार पर, जीवा मतलब जीव की सक्रियता के आधार पर यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। इन दोनों वर्गीकरण को पढ़ने के लिए अपने को ये चार्ट समझना बहुत ही जरूरी है। इस चार्ट के अंतर्गत क्या है? इस चार्ट के अंतर्गत जो ये मुख्य विवर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है उनके बारे में, और जीवा के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इस चार्ट को कैसे बनाएंगे अपन? इस चार्ट को बनाने के लिए एक अपने पहले बॉक्स बना लेंगे। उस बॉक्स के अंतर्गत अपन 2 लाइनें ऐसे खींचेंगे, और उसके बाद अपन उसके अंतर्गत एक वी बना देंगे। उसके बाद अपन यहाँ पर लिखेंगे इसका संवर्त का अंदर होगा कि अपना मुंह बंद रहेगा।
अर्धसंवर्त, अर्धविवर्त और विवर्त। विवर्त का मतलब मुंह खुला रहेगा। इसके बाद अपन जीवा की बात करें तो जीवा के अंतर्गत क्या रहेंगे, अग्र रहेगा, मध्य रहेगा और पश्च रहेगा। यानी जीवा का अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग की चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस चार्ट को अपन किस प्रकार जमाएंगे, इस प्रकार एक चार्ट बनाएंगे और उसके अंतर्गत इस प्रकार इन नामों को लिखेंगे। उसके बाद अपन स्वरों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे, जैसे ए और आ को पहले छोड़ देंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे ई और ई की, तो ई और ई यहाँ पर रख देंगे और ऊ और ऊ है उसको यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद री आता है, री को अपन यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं ए और आई को इस प्रकार यहाँ पर रखेंगे और ओ और औ को इस प्रकार यहाँ पर रखेंगे और जो ए है और आ को यहाँ पर रख देंगे इस चार्ट के अंतर्गत। तो ये अपना चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चार्ट से अपन जीवा के आधार पर और मुख्य विवर के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया है वो किस प्रकार किया है देखते हैं। जैसे संवर्त की बात करें तो संवर्त की जो ये लाइन है इसके अंतर्गत जो भी अपने स्वर है वो संवर्त के अंतर्गत आएंगे। यानी जो ई है, ऊ है और री है ये अपने संवर्त होंगे, यानी संवर्त के अंतर्गत आएगा इनका वर्गीकरण मुख्य विवर के आधार पर। इसके बाद अपन अर्धसंवर्त की बात करें तो अर्धसंवर्त के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, ए आएगा और ओ आएगा। और अर्धविवर्त के अंतर्गत आई आएगा, ए आएगा और ओ आएगा। यानी जो अर्धविवर्त हो गए उसके अंतर्गत आई है, औ है और ए है। और जो ये विवर्त है, विवर्त के अंतर्गत एक स्वर आ रहा है वो कौन सा है, आ है। तो इस चार्ट से अपन देखेंगे कि जो ये इस लाइन में है वो सब क्या है, वो मुख्य विवर के आधार पर है। जो इनके जो पार्ट है वो संवर्त है, अर्धविवर्त है, विवर्त है। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। और जब जीवा के आधार पर बात करें, जीवा के आधार पर यानी जीव की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। तो वो कितने प्रकार से है, जीवा का अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्र भाग की बात करें तो जो ये स्वर है इसके अंतर्गत जो भी स्वर आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, अग्र भाग के अंतर्गत। और जो ये पश्च भाग है इसके अंतर्गत जो भी स्वर है वो पश्च भाग के अंतर्गत आएंगे। और मध्य में जो रहा है वो मध्य भाग के अंतर्गत आएगा। तो अग्र भाग के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आ रहे हैं, अग्र भाग के अंतर्गत आ रहा है ई है, री है, ए है, आई है। जो ये स्वर है पांचों ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, अग्र भाग के अंतर्गत। यानी ई, री, ए, आई ये पांचों स्वर है वो जीवा के अग्र भाग के अंतर्गत आएंगे। मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग के अंतर्गत आ रहा है ए। और पश्च भाग की बात करें तो पश्च भाग के अंतर्गत ये जो इस चार्ट के अंतर्गत ये आ रहे हैं अपने, ये जीवा के पश्च भाग से बोले जाते हैं। तो ये क्या है, ऊ है, ओ है, औ है, आ है। जो ये पांचों स्वर है वो जीवा के पश्च भाग से बोले जाते हैं। और जो ये स्वर है पांचों ई, री, ए, आई ये जीवा के अग्र भाग से बोला जाता है। और ये ए है, ए जो मध्य भाग से बोला जाता है जीवा के। तो इस प्रकार अपन ने जो स्वर है उनके पांचों वर्गीकरणों के बारे में चर्चा की है। और जो ये स्वर है उनके बात करें मुख्य विवर की और जीवा के आधार पर तो इनके ये चार्ट से कंप्लीट हो जाएंगे। और उत्पत्ति के आधार पर या इनके बारे में चर्चा करें तो ये अपने रहेंगे, ये पांचों भाग अपने जो स्वर थे उनके वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। तो अपन चर्चा करेंगे कल व्यंजनों के सब बारे में। तो यहीं के साथ अपन स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। कल अपन चर्चा करने वाले हैं व्यंजनों के बारे में। तो इसलिए अपने सभी दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जितने भी एसआई उनकी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, जिनमें सीईटी इनके अंतर्गत जो भी हिंदी सब्जेक्ट जुड़ता है जिसमें ये मूल टॉपिक है यानी बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसी के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, जय हिंद।